फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। हमारे साथ कई सहयोगी चैनल यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। हम इस वक्त है इंद्रपाल सिंह जी के पास। इनसे हम जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो राजनीति में चल रहा है, किसी पर भी कोई भी आरोप लगाया जाता है और वो पार्टी टूट जाती, कहीं और जाके शामिल हो जाती, उसको ये किस नजरिए से देखते हैं सर? जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर किसी भी नेता पे आरोप लगाया जाता है और वो पार्टी टूटने के कगार पे आ जाती है या टूट कर किसी और दल के साथ शामिल हो जाती है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आरोप लगे हैं? किसी भी नेता पे, हम किसी पर्टिकुलर नेता को नहीं टारगेट कर रहे, हर नेता के लिए अक्सर ये देखा जाता है कि उस पर आरोप लगाया जाता है और फिर पार्टी टूटने लग जाती है। एग्जाम्पल के आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे जी का था, इस टाइम एनसीपी का है जो आप खुद उस पार्टी से हैं। इसके पहले कई जगहों पे पार्टियां टूटती हैं, सिर्फ एक आरोप लगाया जाता है, कुछ घोटाले की बात की जाती है और पार्टी ऊपर नीचे हो जाती है। उसे आप किस नजरिए से राजनीति में देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आरोपों की वजह से पार्टियां नहीं टूटती हैं। जी। ना ही ये कोई आरोप लगने से, आरोप लगता है तो उसमें कुछ तथ्यता होनी चाहिए। एजेंसी उसको वो जांच करती है और उनके पास में लीगल रेमेडी होती है कि वो कोर्ट जाएं और रिलीफ मांगे करके। और जैसे हसन मुशर्रफ साहब के केस में है कि उनको रिलीफ मिला है। जी। केस बेबुनियाद और झूठा केस है, तो उनको ऐसे बाकी मैं नेताओं को भी कहता हूँ कि जब किसी पे आरोप लगता है और जब आरोप में कोई एफआईआर होता है तो वो उसके खिलाफ में अपना वो ले लेते हैं, रिलीफ कोर्ट से ले लेते हैं। लेकिन पार्टी नहीं टूटती, ये मैं मानता नहीं। पार्टी कई दूसरे मुद्दों पे टूटती है। जब पार्टी को लगता है कि उसके आमदारों को फंड नहीं मिल रहा है या उसके आमदारों को न्याय नहीं मिल रहा है या उनके मतदाताओं तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर उसके लिए कुछ समझौता करना पड़े और जब लगे कि अब मोदी साहब के अलावा कोई पर्याय नहीं है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है उनका। और जैसे आप देख लेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, जितना ब्रिजेस बन रहे हैं, जितनी ट्रेनें चल रही हैं, जो रोड जोड़ रहे हैं, तो पूरे भारत को वो जोड़ रहे हैं। और कल चलकर यहाँ जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं उससे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारी इनकम होगी और हमारा देश एक डेवलप कंट्री के नाम से पुकारा जाएगा। तो मोदी जी के कामों की, गडकरी साहब के कामों की सराहना हो रही है। और अगर हमें अब अजीत दादा पवार साहब जो हमारे लीडर हैं उनको ऐसा लगता है कि 2024 और उसके बाद मोदी साहब का कोई विकल्प नहीं है और कोई ऐसा चेहरा या फेस नहीं है, तो ये जब इस कंक्लूजन पे कोई पहुंचता है तब वो उनका साथ देना चाहता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि विकास का साथ देना कोई गलत है या पार्टी तोड़ना है। हमने किसी ने भी पार्टी तोड़ने का काम नहीं किया है। ये प्रक्रिया 8 महीने से चल रही थी और इसको बरकरार रखते हुए, कई तरह से इसको टूटने से बचाते हुए जब कुछ नहीं हो सका तो सभी आमदारों ने, 40 आमदारों ने माननीय अजीत दादा पवार साहब को रिक्वेस्ट किया और रिटर्न उनको समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि अभी गवर्नमेंट में शामिल होना चाहिए ताकि हमें भी मतदाताओं के सामने जाना है तो क्या चेहरा लेके जाना है। तो उस मुद्दे के ऊपर हम अलग हुए हैं। एनसीपी की बात मैं कहूँ तो उस मुद्दे पे अलग हुई है। अगर मैं सेना की बात कहूँ, वहाँ ये था कि उनका आरोप था कि उद्धव जी घर से नहीं निकलते, लोगों को नहीं मिलते हैं, वो थोड़े बीमार भी चल रहे थे। तो इस तरह की कई उनको भी इस प्रकार का प्रॉब्लम था। उनको भी लग रहा था कि उनके भी जो विधायक हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा है और लोगों तक मुख्यमंत्री की बात नहीं पहुंच पा रही है। कहीं तो उनको भी ये अड़चन लगी, कहीं तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हुआ और वहां जाकर शिंदे साहब ने भी रिवॉल्ट किया और आपने देखा कि वहां भी 40 आमदार उनके साथ आए। अगर एक बहुत बड़ा गुट आपके साथ में आता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर 2/3 मेजोरिटी आपके पास में है तो कानूनन आप सही हैं, आपके ऊपर लॉ ऑफ डिफेक्शन नहीं लगता है और आप जो है निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय आपका जनहित में कहीं तो है। सर, जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था, एनसीपी के ऊपर सीधा आरोप लगाया था 70,000 करोड़ का, जो कि सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, हम हर चैनल से हमने उसको देखा।
सबका कहना था कि वो आरोप लगाने के बाद जब उन्होंने कहा उसके बाद एनसीपी में उलट पुलट हुई और यहाँ पे सरकार चेंज हुई। अजीत दादा पवार को सिंध सरकार में जाके मिलना पड़ा, डिप्टी सीएम का पोस्ट लेना पड़ा, कहीं ना कहीं उसका डर, ऐसा लोगों का कहना, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई अजीत दादा को किसी बात का डर इसलिए नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिली हुई है, उन पे कोई केस नहीं है। अगर उन पे कोई केस नहीं है तो उनको डरने की कोई बात भी नहीं है, और ये डर के मारे विधायक यहाँ नहीं आए हैं। मैंने और भी चैनल्स पे कहा है कि हमारे किसी विधायक को ईडी या सीबीआई या एफआईआर का डर नहीं है। हमने कोई घोटाले किए नहीं है, हमने कोई गमन किया नहीं है, हमने धोखेबाजी कभी की नहीं है। तो अजीत दादा की इमेज बहुत क्लीन इमेज है और एक अच्छे नेता की इमेज है, एक कर्मठ नेता जो रोक टोक काम करता है। तो उनकी अपनी एक शैली है। ऐसे अगर हम मान लें बाकी के जो नेता हैं, जो प्रफुल्ल पटेल साहब आए उन पर भी कुछ नहीं है, हसन मुश्रीफ साहब आए उनको अग्रिम जमानत कोर्ट ने देखा केस में कुछ नहीं है तो उनको अग्रिम जमानत दे रखी है। तो हमारे जो भी नेता हमारे साथ में आए हैं वो कोई डर के मारे गवर्नमेंट में शामिल नहीं हुए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं, हम बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने क्लियर कट आरोप लगाया था अजीत दादा पवार के हजारों करोड़ का उन्होंने घोटाला किया है। देवेंद्र फडणवीस जी का बयान है, एबीपी न्यूज पे चलाया गया था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बयानबाजी नेता वक्त देख के करते हैं। बयानबाजी आधारहीन होती है, बेबुनियाद होती है और उसके अंदर कोई तथ्य नहीं होता। आप देखते हैं कि उनके पास में एक और कोई एक नेता है जो सब स्कैम के बारे में बोलता रहता है, लोगों की शिकायत करता रहता है। ऐसे कई नेता हैं जिनको एक विरोध करने की आदत सी बन गई है, तो वो करते हैं। अगर फडणवीस जी ने कुछ ऐसा कहा है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है तो मुझे लगता है कि उस समय उनको प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं हुआ होगा। लेकिन आज फडणवीस जी को कोई पूछेगा कि ऐसा कुछ घोटाला हुआ है तो मुझे निसंदेह ये कहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ये आपको बताएंगे कि कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो खबरें और ये डायलॉगबाजी नेताओं की, इस पे विश्वास बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते जब तक कि सत्य और तथ्य आपके सामने नहीं आता। तो सर जैसे कि आप एडवोकेट भी हैं, हम जानना चाहेंगे कानून के समझ के हिसाब से क्या पार्टी को तोड़ के यहाँ से वहाँ जाना, क्या संविधान में इसका उल्लेख कहीं पे किया गया है? बिल्कुल है। अगर आपके पास में 2/3 मेजोरिटी है तो आप न्याय पाने के लिए और समाज हित में और विकास के मुद्दे पे जाना चाहते हैं तो आपके पास में 2/3 मेजोरिटी हो तो आप जा सकते हैं और जाना चाहिए। तो किस सेक्शन में ये दिया गया हमारी जनता को बताएंगे सर? बिल्कुल, तो लॉ ऑफ डिफेक्शन बहुत क्लियर है जी। इसमें बताया गया है 1951 का जो लॉ ऑफ